हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीक्यू बैंकिंग। पे अटेंशन ऑन नॉलेज, यानी ध्यान दीजिए और ज्ञान लीजिए। देखिए दोस्तों, जैसे हमने पिछले वीडियो में कल बात की थी कि मैं एक स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आज हम इस सीरीज का पहला वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि इस वीडियो ना आपको ये 2024 यानी 2024 में जो भी आने वाले बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो सीरीज के सारे वीडियो अच्छे से देख लिए तो फिर आपको स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस में कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो देखिए, स्टैटिक बैंकिंग हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि बैंक है क्या एक्चुअल में बैंक है क्या। ठीक है, तो बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और फिर उसी डिपॉजिट को लोन्स एंड एडवांसेस के रूप में फिर लैंडिंग करता है एंड दूसरी भी फाइनेंशियल सर्विसेज देता है। ठीक है, तो और वो जो डिपॉजिट है उसको आप ऑन डिमांड विड्रॉ एंड रेमिट कर सकते हैं थ्रू वेरियस मोड, यानी चेक, डिमांड ड्राफ्ट, आरटीजीएस, एनईएफटी एक्सेट्रा। ठीक है, तो देखिए, बैंक क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, फिर उसी डिपॉजिट को लोन्स और एडवांसेस के रूप में लेंडिंग करता है और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज भी देता है। और उस डिपॉजिट को ऑन डिमांड विड्रॉ और रेमिट किया जा सकता है थ्रू वेरियस मोड, यानी चेक, आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई एक्सेट्रा। ठीक है, और अब देखिए, आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंकिंग का डेफिनेशन क्या है? यही डेफिनेशन है, सेम टू सेम। ये आरबीआई का डेफिनेशन है। मैंने उसको थोड़े सिंपल वर्ड में लिख दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। बैंकिंग का मीनिंग क्या है? बैंकिंग का मीनिंग है एक्सेप्ट सॉरी बैंकिंग का मीनिंग क्या है? बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, यानी पब्लिक से पैसे लेना। और फिर किस पर्पस के लिए पैसे लेना? फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट और लैंडिंग के पर्पज से। अब देखिए, आजकल ना बैंक का इनकम सोर्स सिर्फ लोन नहीं है, और भी कई सारे इनकम सोर्सेज है बैंक के लिए। जैसे कि आप आप देखेंगे कि आप बैंक में जा रहे हो तो आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी आजकल मिल रहे हैं, यानी उसे हम बैंक एश्योरेंस कहते हैं। तो उसी से भी बैंक इनकम जनरेट कर रहा है। और आजकल बैंक काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स और कुछ प्रोजेक्ट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसी से भी बैंक का इनकम जनरेट होता है। ठीक है, तो बैंक के पास इनकम कमाने के जरिए काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा बैंक का डेफिनेशन क्या है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है और उसी डिपॉजिट को लोन्स और एडवांसेस के रूप में लेंडिंग करता है। ठीक है, अब देखिए और क्या है। और बैंक एक फाइनेंशियल इंटरमीडियरी भी है। अब देखिए, इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है? इसको फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है, वो भी क्वेश्चन आपके माइंड में होगा। लेकिन उससे पहले आप जरा सोचिए कि इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है। इंटरमीडियरी यानी बीच का। अब फाइनेंशियल इंटरमीडियरी का मतलब क्या हो गया? सिंपल हो गया कि देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। देखिए, ये डायग्राम आपको समझाऊंगा ना, तो फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये क्या है? हम और आप यानी पब्लिक। और ये क्या? और ये है आपका बैंक।
और ये है क्या है, बैंक के कस्टमर। ठीक है, कस्टमर कोई भी हो सकता है, जनरल पब्लिक भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल या फिर कॉरपोरेट बिजनेस फर्म वगैरह कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए पब्लिक के पास क्या है, पैसा है, तो पैसे को बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं। फिर बैंक क्या करता है, उसी पैसे को लेंडिंग करते हैं, जिसको ज़रूरत है वो उस पैसे को ले जाता है। ठीक है, लेकिन किस के रूप में, लोन के रूप में। अब देखिए आप बैंक में पैसा जमा करवा रहे हैं, बैंक आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उस पर पेमेंट कर रहा है। मान लो कि आपको बैंक 5% का इंटरेस्ट पे कर रहा है, और जो बैंक लोन दे रहा है वो मान लो 10% यानी 10% पे लोन दे रहा है। तो इसमें से बैंक का प्रॉफिट कितना हो गया, देखिए 5% आपको देना है, 10% उससे लेना है, यानी कि बीच का जो 5% का बचता है वो उसका बैंक का प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहते हैं। बैंक क्या है, एक ओर से पैसा लेता है, दूसरी ओर देता है, और बीच में से अपना कमीशन कमाता है। तो इसकी वजह से इसे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए 3 टर्म आते हैं बैंकिंग में, असेट, लायबिलिटी और तीसरी है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। असेट यानी क्या हो गया, आपकी यील्ड यानी इनकम। अब देखिए मैंने ब्रैकेट में लिखा लोन्स, ये इसका एग्जांपल है। अब लोन कैसे हो गया, देखिए बैंक ने आपसे पैसा लिया, फिर उसी पैसे को कस्टमर को दिया, तो कस्टमर है जो ये, तो ये 10% इसको इंटरेस्ट पेमेंट करेगा ना। अगर मान लो कि बैंक ने 100 रुपया का लोन दिया है किसी कस्टमर को 10% इंटरेस्ट पे, तो कस्टमर उसको कितना वापस करेगा, 110 रुपया करेगा ना। तो ये 10 रुपया बैंक की इनकम आ रही है ना। तो असेट यानी क्या होता है, असेट यानी वो चीज़ें जिससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने कोई हाउस लिया है, उस हाउस को आपने रेंट पे दे दिया, मान लो कि उसका रेंट है 10,000। ठीक है, हर महीने आपको 10,000 रेंट मिल रहा है, मतलब आपकी इनकम जनरेट हो रही है। तो आपके लिए वो हाउस क्या हो गया, असेट हो गया। ठीक है, अब लायबिलिटी देखिए, असेट और लायबिलिटी एक दूसरे के ना बिल्कुल उल्टे हैं। लायबिलिटी यानी उसका असेट का बिल्कुल उल्टा, जिस पे आपको खर्च करना पड़ रहा है, जिस पे आपको खर्च आ रहा है। देखिए इसमें क्या लिखा, लायबिलिटी यानी कॉस्ट फंड यानी डिपॉजिट लिखा। देखिए अब आप पब्लिक है, यानी हम और आप, हम क्या करते हैं, बैंक में पैसे जमा करवाते हैं, तो बैंक हमें उन पैसों पे इंटरेस्ट पेमेंट करता है। ठीक है, मान लो कि आपने एफडी कराई, तो फिर एफडी का इंटरेस्ट रेट है 7%। तो अगर आपने 100 रुपये एफडी के तौर पर बैंक में जमा करवाए, तो बैंक आपको टेन्योर खत्म हर साल कितना इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, 7%, यानी 107, यानी बैंक को उस पर खर्चा आ रहा है, तो वो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी। ठीक है, अब तीसरी टर्म है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी क्या होता है, प्रॉफिट। क्या, प्रॉफिट। ये देखिए, ये मैंने समझाया था ना पहले कि देखिए आपको डिपॉजिट पे सब मान लो कि 5% ब्याज दे रहा है बैंक, और उसी डिपॉजिट को बैंक 10% पे लैंड कर रहा है, तो ये जो बीच का 5% बचा वो बैंक के लिए क्या है, प्रॉफिट। उसे ही कहते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह देने होते हैं, वेरीफाई करवाना होता है, तो इसे क्या कहते हैं, हम केवाईसी कहते हैं। केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है, नो योर कस्टमर। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर। ठीक है, और ये आजकल ना एमसीक्यू में ऐसे एक्ट भी बहुत पूछे जाते हैं, तो फिर आपको ये एक्ट भी याद रखना है। केवाईसी कौन से एक्ट के अंदर आता है, अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949।
कौन सा सेक्शन? अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, BR यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। अब देखिए KYC के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। एक तो देखिए आपका आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? प्रूफ ऑफ एड्रेस, यानी कि जहाँ पे आपका रेसिडेंस है उसका एड्रेस चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए? आपका फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह लेते हैं ना बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए, वो। ठीक है। अब KYC किसके तहत लिया जाता है? KYC क्यों करवाता है? क्योंकि हमको क्या करना है, PMLA 2002 यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके तहत एक KYC किया जाता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आएगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। देखिए टेरर, कोई इलीगल एक्टिविटी के लिए अगर कोई फंडिंग आ रही है इलीगल तरीके से, जैसे टेरर फंडिंग हो गया वगैरह, उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ठीक है। PMLA एक्ट 2002 इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है। और आजकल दूसरा आ गया E KYC। E KYC का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। KYC का फुल फॉर्म तो यही है, नो योर कस्टमर, और E यानी इलेक्ट्रॉनिक। तो E KYC का फुल फॉर्म क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर। E KYC में क्या होता है कि आपको वीडियो कॉल करते हैं, आपको फेस दिखाना होता है, बायोमेट्रिक चाहिए आधार कार्ड से वगैरह से KYC होता है, उसे E KYC कहते हैं। जनरली वो सबको पता ही होता है, सबने करवाया ही होता है। ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने बताया था कि बैंक पब्लिक से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। तो देखिए डिपॉजिट कितने तरह के होते हैं? दो तरह के डिपॉजिट होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ डिपॉजिट कितने हैं? दो है। एक तो हो गया आपका डिमांड डिपॉजिट और दूसरा है आपका टर्म डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, देखिए डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग, ये वर्ड डिमांड में ही छुपा हुआ है। ठीक है। डिमांड यानी ऑन डिमांड, आप जब चाहे पैसे डिपॉजिट भी करवा सकते हो, जब चाहे विड्रॉ भी कर सकते हो। तो डिमांड डिपॉजिट में कौन से डिपॉजिट आते हैं? कासा डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और टर्म डिपॉजिट यानी कि आपका एग्रीमेंट होगा कि इतने टर्म के बाद आपको पैसा वापस मिलेगा, यानी मैच्योरिटी पे आपको पैसा वापस मिलता है। ठीक है। उससे पहले भी मिलता है, अगर आपने FD कराई 5 साल के लिए तो 5 साल तक आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। देखिए आप अगर लेना चाहो तो मिलता है, लेकिन फिर वो क्या है ना, पेनल्टी लगती है। अगर मान लो आपने 7% इंटरेस्ट पे FD करवाई और आप 3 साल हुए, आपने बोला कि अब मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, तो बैंक बोलेगा कि हम आपको 7 नहीं, अब 6% ही इंटरेस्ट देंगे। 1% आपकी पेनल्टी हो गई, क्योंकि आपने मैच्योरिटी से पहले FD को विथड्रॉ किया है। ठीक है। तो ये हो गया, उसे टर्म डिपॉजिट कहते हैं, जो मैच्योरिटी पे आपको अपने पैसे वापस मिलते हैं। ठीक है। तो उसमें कौन से डिपॉजिट आते हैं? राफा डिपॉजिट यानी रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है। अब ये जो डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, दोनों को अगर मिला दो ना, तो उसे क्या कहते हैं? NDTL यानी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना। तो देखिए दोस्तों, टर्म डिपॉजिट है ना, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि शॉर्ट वीडियो रखना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है वीडियो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिमांड डिपॉजिट करेंगे, यानी कासा डिपॉजिट यानी करंट अकाउंट, कासा यानी करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट, CA यानी करंट अकाउंट और SA यानी सेविंग अकाउंट। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट की। देखिए सेविंग अकाउंट कौन कौन ओपन कर सकता है? सेविंग अकाउंट कोई भी इंडियन रेसिडेंट ओपन कर सकता है जिसकी एज 18 साल से ज़्यादा है। अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, तो 18 साल के
18 साल से कम एज के लिए क्या, देखिए 10 से 18 साल तक की अगर आपकी एज है फिर भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो अकाउंट सम रेस्ट्रिक्शन के साथ आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे कि डेबिट कार्ड में कुछ विड्रॉल लिमिट सेट कर देना, या कुछ एक्स्ट्रा चेकबुक वगैरह ना प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये सब कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। जो 10 से 18 साल के बीच के लोग हैं, उसका अगर सेविंग अकाउंट है तो उसमें ऐसे रेस्ट्रिक्शन होते हैं। अगर आप 18 साल से ज़्यादा एज के हो तो फिर आप फुल्ली इंडिविजुअल ऑपरेट कर सकते हैं पूरा अकाउंट। ये 10 से 18 साल वाले भी अकाउंट इंडिविजुअली ओपन कर सकता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शन होता है। लेकिन अगर आपकी एज 10 साल से कम है तो फिर आपका माइनर अकाउंट खुलेगा, उसमें आपको कोई गार्डियन होगा। मोस्ट केसेस में पेरेंट ही होते हैं। ठीक है, वो आपका अकाउंट हैंडल करेंगे। देखिए, अब आप सेविंग अकाउंट में जो भी पैसे जमा करवा रहे हैं, डिपॉजिट करवाते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा, लेकिन वो वेरी करेगा बैंक टू बैंक। ठीक है, कोई बैंक में 2% होगा, कोई में 2.5 होगा, कोई में 3% होगा। वो बैंक खुद डिसाइड करता है कि उसको कितना इंटरेस्ट रेट रखना है। ठीक है, वो तो फिर वो बैंक टू बैंक वेरी करता है। और वो जो इंटरेस्ट रेट होता है सेविंग अकाउंट में, वो डेली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, और सेविंग अकाउंट को दूसरा क्या बोलता है, अकाउंट विथ मिनिमम इंटरेस्ट रेट। अकाउंट विथ मिनिमम इंटरेस्ट रेट यानी देखिए, सबसे कम इंटरेस्ट रेट किस में मिलेगा आपको, सेविंग अकाउंट में मिलेगा। सॉरी, उल्टा हो गया। हाँ, उससे ज़्यादा किस में मिलेगा आपको, रिकरिंग डिपॉजिट में मिलेगा। और उससे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट रेट कौन से अकाउंट में मिलेगा, एफडी में मिलेगा। ठीक है, तो एफडी को, तो उस हिसाब से एफडी को हम बोल सकते हैं डिपो अकाउंट विथ मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट, और सेविंग अकाउंट को अकाउंट विथ मिनिमम इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो आपके माइंड में एक और क्वेश्चन होगा कि सर तो करंट अकाउंट का क्या। देखिए, करंट अकाउंट में आपको कोई भी मतलब किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, देखिए सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट तो मिलता है, लेकिन अगर आपका जो इंटरेस्ट का अमाउंट है, अगर वो 40 साल से, सॉरी 40,000 यानी 40,000 से ज़्यादा है तो फिर आपको उसमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर 40,000 तक है आपका इंटरेस्ट का अमाउंट सेविंग अकाउंट में, तो फिर आपको उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं देना है। ठीक है, और सेविंग अकाउंट में एक और क्या कंडीशन होती है, मिनिमम बैलेंस आपको मेंटेन रखना है। वो मिनिमम बैलेंस वेरी करता है कि आप अर्बन एरिया में हो, सेमी अर्बन में हो, फिर मेट्रो सिटी में हो। और वो बैंक टू बैंक भी वेरी करता है। कोई बैंक 1,000 रुपीज़ भी मिनिमम बैलेंस रखते हैं, कोई बैंक 10,000 भी रखते हैं। वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है, वो बैंक का खुद का डिसीजन होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको सेविंग अकाउंट समझ आ गया होगा। इसमें ना ज़्यादा ना समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि आजकल हर कोई का अकाउंट बैंक में होता ही है, तो इजीली समझ में आ जाता है। देखिए, अब आते हैं करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट आम लोग नहीं ओपन करवाते। क्यों? क्योंकि उसमें पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, फिर बैंक विल चार्ज सर्विस चार्जेस टू अकाउंट होल्डर। इसमें देखो कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलता, और ऊपर से बैंक क्या सर्विस चार्जेस चार्ज करते हैं अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट कौन ओपन करवाता है। देखिए, कोई फर्म से, कंपनी है एलिजिबल टू ओपन करंट अकाउंट फॉर बिजनेस पर्पजेज। बिजनेस इंडिविजुअल है, कोई बिजनेसमैन है, वो भी करंट अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं। वो क्यों करवाते हैं, अपना बिजनेस को रन करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली फर्म्स, कंपनीज, ट्रस्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन ओपन करंट अकाउंट टू रन हिज और हर बिजनेस। ठीक है, देखिए
तो ये हो गया था आपका सेविंग और करंट अकाउंट यानी कि डिमांड डिपॉजिट आपका। अब देखिए एक और टर्म आप है कासा, कासा रेशियो। अब देखिए कासा रेशियो किसे कहते हैं, पहले तो उसको समझते हैं। कासा रेशियो यानी कासा डिपॉजिट डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट, यानी कि डिमांड डिपॉजिट कितने हैं, टोटल डिपॉजिट में से डिमांड डिपॉजिट कितने हैं उसे कहते हैं कासा रेशियो, यानी कासा डिपॉजिट टोटल डिपॉजिट में से कितनी है, यानी कासा डिपॉजिट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट, उसे हम कहते हैं कासा रेशियो। मीन्स मोर कासा रेशियो इज गुड फॉर बैंक। अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि भाई ऐसे कैसे हो गया कि कासा रेशियो जितना ज़्यादा हो बैंक के लिए अच्छा है। तो देखिए इसके पीछे क्या लॉजिक है। कासा यानी क्या होता है, करंट अकाउंट से और सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो अगर आप कासा डिपॉजिट करवाते हैं बैंक में तो बैंक आपको उसमें कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 2.5%, 3%, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एफडी करवा रहे हैं आप तो उस पर बैंक आपको कितना इंटरेस्ट पे कर रहा है, 7%, 7.5%, 6%, 6.5%, ऐसा इंटरेस्ट रेट आपको देते हैं, ठीक है। तो बैंक के लिए तो कॉस्ट कम हो गया ना। मान लीजिए कि बैंक कोई लोन है वो 10% पे देता है, ठीक है। और देखिए वहीं अगर आपका कासा डिपॉजिट है, मान लो उसमें आपको 3% दे रहे, लेकिन आजकल तो 2.5% ही दे रहे, ठीक है। और एफडी है उसमें आपको 7% इंटरेस्ट दे रहे। अगर वो एफडी वाले डिपॉजिट को लैंड करता है तो उसमें उसको कितना, 3% नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी प्रॉफिट बचा। और अगर आपने कासा डिपॉजिट करवाई उस पे बैंक को कितना देना पड़ रहा है, 3%, ठीक है। अगर उसको 10% पे लैंड करेंगे तो बैंक का प्रॉफिट कितना बचा, 7%, ठीक है। तो इसकी वजह से बैंक के लिए जितना कासा रेशियो ज़्यादा उतना बैंक के लिए अच्छा है, यानी कासा रेशियो जितना ज़्यादा हो बैंक के लिए गुड होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को हमने बोला था 25 मिनट तक का ही रखेंगे। तो देखिए अब 22-23 मिनट तो हो गए आराम से। तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं और अगले वीडियो में हम टर्म डिपॉजिट देखेंगे, ठीक है। और देखिए मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा कि अगर आपने ढंग से इस वीडियो सीरीज़ को अच्छे से देख लिया और उसका पीडीएफ पढ़ लिया ना, जो मैंने बोला हो, तो आपको स्टैटिक बैंकिंग का जो पोर्शन क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें भी काफ़ी सारे पॉइंट स्टैटिक बैंकिंग के होते हैं, क्योंकि आजकल ना जीके बहुत डेप्थ में पूछा जाता है एग्जाम में। अब पहले जैसा हलवा लेवल नहीं आता, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और वो क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि मैं आपको इतना आसान तरीके से अपनी देसी लैंग्वेज में समझाऊंगा ना, तो आपको सब समझ में भी आ जाएगा। और फिर अगर आप किसी और सोर्सेज का पीडीएफ वगैरह पढ़ोगे ना, तो फिर आपको देखते ही वो सब समझ जाओगे, आपको उसके लिए कोई मेहनत मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए एक और बात, ये देखिए हमारा टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है। इस डिस्कशन ग्रुप का क्या मीनिंग है, इसमें ना आपको प्रिपरेशन के दौरान जो भी दिक्कतें आ रही है, मतलब आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, आपको गाइडेंस चाहिए कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है, स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है, वगैरह वगैरह डाउट है, तो फिर आप ना इस डिस्कशन ग्रुप में अपना पोस्ट कीजिए। हम आपको उसी दिन जितना पॉसिबल हो सके उतना जल्दी आपको रिस्पांस देंगे और आपको पूरा का पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई आलतू फालतू गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, आपको एक अच्छी क्वालिटी का प्रॉपर ऑथेंटिक गाइडेंस मिलेगा, ठीक है। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल जीक्यूब बैंकिंग वाला। देखिए इस टेलीग्राम चैनल का क्या है कि इसमें आपको मेरे
जो भी लेक्चर है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और दूसरी भी कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स है जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो पेड कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए क्या है कि हम इस चैनल में थोड़ा बहुत गाइडेंस भी डालते हैं और फिर वीडियो लिंक भी डालते हैं, जिससे वो अच्छे से अपना कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाई कर सके। ठीक है, और ये है हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा कि अब स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का एक डिटेल में पूरा, जो आप पेड बैच में काफ़ी पैसे खर्च करके प्राप्त करते हो, वो आपको यहाँ पे फ्री में मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे इस वीडियो को रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग GQ Banking, पे अटेंशन ऑन नॉलेज। थैंक यू वेरी मच।